जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, जैसे हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके मैंने 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। वहां से आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। वैसे ही हम वैदिक सिविलाइजेशन में भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि वैदिक सिविलाइजेशन में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अभी तक मैं समझता हूं कि वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें कुछ कमेंट्स में मुझे डेट्स के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर डेट्स के बारे में वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, डेट्स की अगर हम बात करें तो चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट आंसर या एविडेंस हमें नहीं मिलता। मतलब उसका एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन बताना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो एक रेंज होती है। ठीक है। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैं चूंकि एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं उस बुक को फॉलो करता हूं। और चूंकि एनसीईआरटी क्या होती है, सबसे ऑथेंटिकेट बुक होती है, तो इसलिए उस पर ट्रस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर। तो आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो डेट्स को लेकर के इतना ज़्यादा आप वो मत होइएगा। क्या है, डेट्स में एक रेंज में रहता है, डेट्स बहुत ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं रहता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत इज। देखिए, संस्कृत के क्लासिकल संस्कृत के आधार पर ये जो आर्य शब्द है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिलीवर ऑफ द गॉड, सेकंड ऑप्शन अ हेरिडेटरी कास्ट, थर्ड ऑप्शन अ बिलीवर इन पर्टिकुलर रिलीजन, या चौथा अ नोबल मैन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है डी, अ नोबल मैन। ठीक। देखिए, संस्कृत के आधार पर अगर बात करें, इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत, आर्य का मतलब ही होता है नोबल मैन। नोबल मैन का मतलब होता है सभ्य, जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो सभ्य जो प्रजाति है वो आर्यों को माना गया है संस्कृत में। ठीक है। तो टर्म जो आर्य है, ठीक है, इसका मतलब जो है वो है नोबल मैन इन क्लासिकल संस्कृत। तो इसका आंसर होगा डी, अ नोबल मैन। याद रखिएगा इसको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। इन चारों वेदों में से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद। आप सब जानते हैं कि जो सबसे पुराना टेक्स्ट है वो है ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा बी। क्लियर। सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई। ट्राई इज द नेम फॉर। ये जो ट्राई है, ये जो नाम दिया हुआ है त्राई, ठीक, इसका क्या मतलब है। इज अ नेम फॉर, पहला ऑप्शन थ्री वेदास, सेकंड ऑप्शन धर्म संघ एंड बुद्ध, थर्ड ऑप्शन थ्री गॉड्स इन हिंदू पैंथियन, या फोर्थ ऑप्शन थ्री सीजन्स। आपको जब मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि शुरू के जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था अथर्ववेद को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों वेद को क्या बोला जाता है, वेद त्रयी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेद त्रयी की, तो एक तो आपका ऋग्वेद होता है, इसमें एक सामवेद होता है और एक यजुर्वेद होता है। इनको बोला जाता है कंबाइंडली वेद त्रयी। तो इसका आंसर होगा थ्री वेदास। इसका आंसर होगा थ्री वेदास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम।
देखिए ये वर्ण व्यवस्था जो है, जैसे हमने देखा था वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वैदिक टेक्स्ट के किस टेक्स्ट में, मतलब वैदिक के कौन से टेक्स्ट में सबसे पहली बार ये शब्द वर्णित हुआ है, वर्ण शब्द। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद, या चौथा है ऋग यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऋग्वेद। ठीक, देखिए ऋग्वेद जो है उसी में सबसे पहले जो है वर्ण सिस्टम के बारे में समझाया गया है, जहां पर 4 वर्णों के बारे में बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मैंने आपको बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक, तो ये जो सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो ये टर्म कहां पे रेफर हुआ है, तो ये टर्म रेफर हुआ है ऋग्वेद में। मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऋग्वेद इज दी, ऋग्वेद क्या है? क्वेश्चन है द ऋग्वेद इज दी। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ हुम्स, मतलब मंत्रों का संग्रहण। दूसरा है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तीसरा है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या चौथा टेक्स्ट ऑफ वॉर। तो आप सब जानते हैं, मैंने जब आपको ऋग्वेद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ हुम्स। इसमें अलग अलग जो ऋग्वेद के देवी देवता हैं उनके मंत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो मंत्रों का कलेक्शन है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऋग्वेद कलेक्शन ऑफ हुम्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ हुम्स। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें टोटल मैंने आपको बताया था कितने होम्स हैं, टोटल 1028। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1028 होम्स है। ठीक है, और ये किसका है, ये क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ होम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स ऑन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? मतलब ये जो जादुई तौर पर जादू मंत्र करके चीजों को ठीक करना, ये चारों वेदों में से किस वेद में ये चीजें मेंशन की गई हैं? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, या चौथा है सामवेद। तो आपको याद होगा मैंने आपको जब अथर्ववेद पढ़ाया था तो अथर्ववेद में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भैया इसमें जादू के आधार पर या कुछ मैजिक करके बीमारियों को या अपने अंदर की बुराइयों को ठीक किया जाता है। तो मैजिक चार्म्स एंड स्पेल्स किस अकाउंट में दिए हुए हैं चारों वेदों में, अथर्ववेद के। तो आपको अच्छे से याद रखना होगा, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल इज एन अकाउंट विच इज प्रेजेंट इन विच वेदा, अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऋग्वेदा देयर आर हाउ मेनी हिम्स? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये हिम्स कितने होते हैं ऋग्वेद में। पहला ऑप्शन है 1017, सेकंड ऑप्शन है 1020, थर्ड ऑप्शन है 1128, या फोर्थ ऑप्शन 1028। तो इसका सही आंसर आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया 1028 होम्स। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल, एक तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल हैं, और इसके अलावा होम्स कितने हैं, 1028 होम्स, जिसमें मंत्र दिए हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेद? याद करिए मैंने आपको ब्राह्मणास पढ़ाया था तो मैंने आपको अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मणास बताए थे। ठीक, तो देखिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया कि भैया ब्राह्मणा टेक्स्ट किसका जो है वो ऋग्वेद को बिलोंग करता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है गोपता ब्राह्मणा, सेकंड ऑप्शन है शतपथा ब्राह्मणा, ठीक, थर्ड ऑप्शन है ऐतरिया ब्राह्मणा, और चौथा ऑप्शन है तैतरीय ब्राह्मणा। ठीक, तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मणा ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो आता है वो सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मणा। ऐतरेय ब्राह्मणा जो है वो किस में आता है, ऋग्वेद में आता है। मैंने आपको ब्राह्मणास की पूरी लिस्ट बताई थी और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से
क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ब्राह्मणास से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो ऐतरिया ब्राह्मणा है ये ऋग्वेद से रिलेटेड है। अब अगर हम इस गोपता का बात करें, ठीक है, तो गोपता किससे रिलेटेड है, तो ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक, गोपता किससे है, अथर्ववेद से है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था शतपथा ब्राह्मणा, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मणा है, और ये किससे है, यजुर्वेद से। तो आपको याद रखना होगा ये किसका है, यजुर्वेद का है। और ये जो तैतरिया ब्राह्मणा है अगर हम बात करें तो ये भी किसका है, यजुर्वेद का है। तैतरिया ब्राह्मणा भी यजुर्वेद का है, शतपथा ब्राह्मणा भी यजुर्वेद का है, लेकिन अगर हम ऐतरिया की बात करें तो ये किसका है, ऋग्वेद का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐतरिया ब्राह्मणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। कौन सा मंडल ऋग्वेद का कंप्लीटली डेडिकेटेड है सोमा के। तो अगर ऑप्शन है सेवेंथ मंडल, सेकंड ऑप्शन है नाइन्थ मंडल, थर्ड ऑप्शन है एट्थ मंडल, या चौथा ऑप्शन है टेंथ मंडल। ठीक, तो मैंने आपको मंडल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया है। 10वें मंडल की बात करें तो उसमें पुरुषुक्ता के बारे में दिया है, पूर्ण पुरुषुक्ता के बारे में। और सोमा जो कि मैंने आपको बताया था कि एक तरीके की ड्रिंक होती है ये, ठीक है, जिसे मतलब एक सोम रस के रूप में इसको पिया जाता है। और ये पूरी तरीके से कौन सा मंडल इससे डेडिकेटेड है, नाइन्थ मंडल। मैंने आपको बताया था नाइन्थ मंडल जो है वो किससे डेडिकेटेड है, सोमा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, नाइन्थ मंडल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास आर मेंशन्ड इन, मतलब जो उनके अधिकार हैं, ठीक है, और रिचुअल्स जो हैं यज्ञ से रिलेटेड, जो यज्ञ कराते हैं उससे रिलेटेड जो राइट्स और रिचुअल्स हैं ये कहाँ मेंशन किए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है सामवेद, थर्ड ऑप्शन है अथर्ववेद, या चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। क्लियर। तो ये जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, ठीक है, अगर हम राइट्स एंड रिचुअल्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये दिया हुआ है यजुर्वेद में, ये दिया हुआ है यजुर्वेद में। ठीक है, एक्चुअली यजुर्वेद में का मतलब ही यही होता है, विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, मतलब कि जो बलि वगैरह या सैक्रिफाइस वगैरह दिया जाता है उसकी जो सारी विधि है, ठीक है, वो सारा कहाँ मेंशन है, राइट्स और रिचुअल्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ यज्ञ से रिलेटेड, ये कहाँ मेंशन है, तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। तो आपको याद रखना होगा राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास अगर हम बात करें तो वो कहाँ मेंशनड है, यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा। ठीक है, मतलब इनमें से किसका कंपाइलेशन एक ऋग्वेद का कंपाइलेशन है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ऋग्वेद का कंपाइलेशन है। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, या चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मंत्र या भजन अगर हम बात करें तो जो भजन दिए जाते हैं वो भजन जो लिखे गए हैं वो उसमें लिखे गए हैं ऋग्वेद में। और अगर हम सामवेद की बात करें तो उसको म्यूजिकल तौर पर प्रेजेंट किया गया है सामवेद में। तो एक तरीके से ऋग्वेद का कंपाइलेशन किसमें किया गया है, सामवेद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामवेद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, सामवेद। तो इसी में कंपाइलेशन हुआ है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। अब ये जो उपनिषद जो ये किताब दी हुई है, मैंने आपको बताया था उपनिषद क्या है। ठीक है, तो ये बुक जो है ये किस पर बेस्ड है। पहला है फिलॉसफी, सेकंड है रिलीजियन, थर्ड है लॉ, या चौथा है योगा। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने उपनिषद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट। ये क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट, दार्शनिक पार्ट जब मैंने उपनिषद पढ़ाया था मैंने आपको बताया था दीज आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। तो उपनिषद क्या है, फिलोसफी। बुक किस पर बेस्ड है, फिलोसफी पर, जिसको बोलते हैं दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा वैदिक लिटरेचर है
जो साल्वेशन या फिर हम इसको कहते हैं मोक्ष की बात करता है। ठीक है, मोक्ष की बात करता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है लेटर संहितास, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मणास, या सॉरी तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मणास और चौथा ऑप्शन है उपनिषद्स। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो उपनिषद होता है, ठीक है, यही मोक्ष की बात करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये जो उपनिषद होता है यही क्या करता है, मोक्ष की बात करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपनिषद। अब देखिए इसमें एक तो लॉजिकल आपको समझना होगा, ठीक, कि वर्ड जो ये जो साल्वेशन या मोक्ष की अगर हम बात करें ना, तो ये वेदों में कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले जो डिस्कस किया गया वो उपनिषद में डिस्कस किया गया। किस में डिस्कस किया गया, उपनिषद में। इसका मतलब क्या है कि जो कोर होता है अपना खुद का, वो ये है कि हमारी बॉडी या माइंड नहीं है, बट हमारा क्या है, सोल, आत्मा। जिसे कहा जाता है ना कि हमारा शरीर ये जो है वो खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा क्या होती है, अमर होती है। ठीक है, तो साल्वेशन की बात जो की गई है वैदिक लिटरेचर में, वो सबसे पहले कहाँ की गई है, उपनिषद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा, ठीक है, ये कहाँ मेंशन किया गया है। देखिए यहां पर बात हो रही है, ठीक है, यम की, यमराज। ठीक है, यमा का मतलब क्या है, यमराज। ठीक है, और नचिकेत कौन है, नचिकेत याद रखिएगा एक 12 साल का लड़का है। ही इज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय। ये क्या है, 12 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, जो क्या करता है 12 साल की उम्र में ये लड़का क्या करता है अपने, इसका मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यम जो है वो यमराज है, नचिकेत जो है ये एक 12 साल का लड़का है। ठीक है, जो क्या करता है अपने घर को छोड़ देता है और मृत्यु के बारे में जानने के लिए ये घूमता है। मतलब ये सर्च क्या करता है कि भाई ये मृत्यु का मतलब क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब हम जब मरते हैं वो और उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है इसको इसकी मुलाकात किनसे होती है, यम से। ठीक है, जो किसके हैं, मृत्यु के देवता जिनको यमराज कहा जाता है। तो उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, मतलब आपस में वो क्या होता है, एक दूसरे के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, और ये जो बातचीत है ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ये जो बातचीत है ये कहां मेंशन की गई है, मतलब कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसी किताब है जिसमें ये चीज मेंशन की गई है। ठीक, पहला ऑप्शन है बृहद्रनक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है चंडदो ज्ञोपनिषद, तीसरा है कथोपनिषद, चौथा है केनोपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा कथोपनिषद। ये जो कथोपनिषद है इसमें इसके बारे में दिया है, जिसमें यम जो कि मृत्यु के भगवान है, जिनको लॉर्ड ऑफ डेथ कहा जाता है, और नचिकेत जो है एक 12 साल का लड़का है। ठीक है, इसको कथा उपनिषद भी कहा जाता है। कथोपनिषद को क्या कहा जाता है, कथा उपनिषद भी कहा जाता है, जिसमें इनके बीच में जो बातचीत हुई है वो मेंशन की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये चीज। इसका सही आंसर होगा सी, कथोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ। देखिए किंग है, ये एक राजा है, क्या नाम है, अश्वपति। ठीक है, ये उपनिषदिक पीरियड में अगर बात करें तो ये किस जगह के रूलर रहे। ठीक है, किस जगह के रूलर रहे। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा ऑप्शन है केकया, तीसरा ऑप्शन है पांचाल और चौथा है विदेहा। ठीक है, पहला ऑप्शन है काशी, ठीक, दूसरा है केकया, ठीक, तीसरा है पांचाल, ठीक है, और जो चौथा है वो कौन है, विदेहा। ठीक, तो देखिए यहां पर आपको समझना होगा, थोड़ा सा मैं इस पे स्टोरी बता रहा हूं आपको। देखिए मैंने आपको बताया था वहां पर कि वैदिक लिटरेचर की थ्योरी में बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती, तो बहुत सारे हम क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। देखिए उपनिषद में ये चीज बताई गई है, ये जो उपनिषद है, ठीक है, इसमें कुछ क्षत्रिय राजाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो बहुत अच्छे स्कॉलर या फिलोसफर रहे, मतलब इसमें कुछ क्षत्रिय राजाओं के बारे में बताया गया है जो बहुत अच्छे स्कॉलर या फिलोसफर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान ब्राह्मणों को दिया। मतलब इसमें कुछ ऐसे राजा भी रहे हैं
जिन जो बहुत अच्छे स्कॉलर या फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों को भी दिया है। तो उसमें से कुछ राजाओं के नाम हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये जो असवटी हैं, ठीक है, ये असवटी जो हैं ये केकया के राजा हैं। तो इसका सही आंसर है केकया, ठीक है। असवटी जो है केकया के राजा हैं, ठीक है। उस टाइम पर ये जो विदेहा है, ठीक है, इसके जो राजा रहे हैं वो रहे हैं राजा जनक। विदेहा के राजा कौन रहे हैं? राजा जनक। तो आपको याद रखना होगा विदेहा के राजा कौन रहे हैं? जनक। फिर इसके बाद अगर हम पांचाल की बात करें, ठीक है, तो पांचाल के जो राजा रहे हैं वो रहे हैं प्रवहन जावली। प्रवहन जावली, प्रवहन जावली, ये कौन रहे हैं? पांचाल के राजा रहे हैं। अश्वपटी किसके रहे हैं? केकया के रहे हैं। जनक किसके रहे हैं? विदेहा के रहे हैं। और उस टाइम पर अगर हम बात करें जो काशी के राजा थे वो थे अजात शत्रु। उस टाइम पर कौन थे? अजात शत्रु, ठीक। ये कौन रहे हैं? काशी के राजा रहे हैं अजात शत्रु, ठीक है। तो अश्वपति की अगर हम बात करें तो ये एक तो क्षत्रिय राजा थे, ठीक है, ये बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे अपने समय के, ठीक है, ठीक। और ये जो केकिया किंगडम की अगर मैं जो बात कर रहा हूं ना, केकिया किंगडम, ठीक है, ये केकिया किंगडम जो था, ठीक है, ये जो अपनी 20 नदी है उसके किनारे रहा है, ठीक है, 20 नदी जो रही है उसके किनारे रहा है, ठीक है। तो केकिया किंगडम के राजा कौन थे? किंग अश्वपति, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। देखिए वैदिक लिटरेचर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में ये करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है वेद, ब्राह्मणास, आर्यणकास, उपनिषद। सेकंड ऑप्शन है वेदास, उपनिषद, आर्यणकास या ब्राह्मणास। तीसरा ऑप्शन है वेदास, आर्यणकास, ब्राह्मणास और उपनिषद। या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अब देखिए वेद जो हैं हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला क्या था? वेदा, ठीक है, जिसको संहिता भी कहा जाता है। फिर इसके बाद बात करें तो ब्राह्मणा है, उपनिषद है और आर्यणकास है, ठीक है। लेकिन अगर हम करेक्ट ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो जो करेक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है सबसे पहला है वेदा, फिर है ब्राह्मणा, फिर है आर्यणकास और फिर है उपनिषद। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। पहला क्या है? वेद, ठीक है, जिसको हम संहिता कहते हैं। फिर इसके बाद है ब्राह्मणास, तीसरा है आर्यणकास और चौथा जो है वो क्या है? उपनिषद, ठीक। अब इसमें भी जो फिलॉसफी है, ठीक है, ये फिलॉसफी जो है इसमें भी 2 खंड में ये बटा हुआ है। अगर हम बात करें वेदास और ब्राह्मणास की, अगर हम फर्स्ट 2 की बात करें, ठीक है, मतलब जो वेदास हैं और ब्राह्मणास हैं, ठीक है, ये दोनों मिला करके क्या कहलाते हैं? ये होता है कर्मकांड। ये क्या है? कर्मकांड। मतलब जो वेदास और ब्राह्मणास हैं ये क्या है? कर्मकांड। और अगर हम ये आर्यणकास और उपनिषद की बात करें, ठीक है, तो ये जो काव्य हैं, ठीक है, ये क्या है? ज्ञान कांड, ठीक। तो पहली जो 2 लिटरेचर हैं वो क्या बताते हैं? कर्म कांड के बारे में, ठीक है। और जो बाद के दोनों लिटरेचर हैं, ठीक है, वो क्या बताते हैं आपके? वो बताते हैं ज्ञान कांड, कांड के बारे में, ठीक है, ज्ञान कांड के बारे में, ठीक है। तो वेदों में सही करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले वेदास हैं, फिर ब्राह्मणास हैं, फिर आर्यणकास हैं और उसके बाद क्या है? उपनिषद हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। और वेदास और ब्राह्मणास क्या है? कर्मकांड। और आर्यणकास और उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। देखिए किस नदी के बारे में वैदिक लिटरेचर में सबसे ज्यादा बार दिया है? पहला ऑप्शन है शूद्रद्री, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है सिंधु या चौथा ऑप्शन है सरस्वती, ठीक। देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है सिंधु नदी। इसका सही आंसर क्या है? सिंधु नदी, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार जिस नदी के बारे में बताया गया है वो है सिंधु नदी, ठीक है, जो आज की इंडस मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
इंडस। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के बारे में सबसे ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो अर्ली वैदिक लिटरेचर की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मतलब पौराणिक समय में या वैदिक काल में जिस नदी का नाम अस्कनी था, वो आज की डेट में कौन सी नदी है। देखिए, मैंने जब आपको बताया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई रिवर्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एंशियंट नेम और मॉडर्न नेम मैंने आपको लिस्ट दी थी। ठीक, तो उसमें से अगर हम बात करें तो अस्कनी जो है वो किस नदी का नाम है। तो पहला ऑप्शन है बीस, सेकंड ऑप्शन है चेनाब, थर्ड ऑप्शन है रावी, या चौथा ऑप्शन है झेलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, चेनाब। अस्कनी जो है वो उसका एंशियंट नेम है, और आज की अगर हम बात करें तो इस नदी का नाम क्या है, चेनाब नदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन इन द ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। मतलब इनमें से कौन सी ऋग्वेद में नदी मेंशन्ड है जिससे यह समझ में आता है कि आर्यंस का संबंध अफगानिस्तान के साथ भी रहा है। इसका मतलब ये वो नदियां हैं जो ऋग्वेद में मेंशन्ड हैं, लेकिन कहां बहती हैं, अफगानिस्तान में बहती हैं। तो उससे यह समझ में आता है कि आर्यंस जो हैं उनका रिलेशन अफगानिस्तान से भी रहा है। ठीक है, आर्यंस जो है उनका रिलेशन क्या रहा है, अफगानिस्तान से। तो अब हमें वो नदी पहचाननी है जो आज की डेट में अगर हम बात करें या पहले भी बात करें तो अफगानिस्तान में बहती थी। तो पहला ऑप्शन है अस्कनी, ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, चेनाब। सेकंड ऑप्शन है परुशनी, जो आज की डेट में अगर हम कहें तो रावी नदी जो है, जिसके किनारे आपको याद होगा दसराजन युद्ध हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुंभा क्रॉमू, और चौथा ऑप्शन है बिपासा और शुतुद्री। ठीक, तो इसमें आपको यह याद रख लेना है कि ऋग्वेद में 4 नदियों के बारे में दिया है जो अगर बात करें तो वो अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि आर्यंस का रिलेशन अफगानिस्तान से रहा है। ठीक है, उसमें जो अभी की जो नदी है, ठीक है, उसमें जो नदी आती है वो सबसे पहली आती है कुंभा। ठीक है, जो आज की डेट में जिसका नाम है काबुल। आज की डेट में इसका क्या नाम है, काबुल। मैंने आपको बताया था एंशियंट और मॉडर्न। ठीक है, दूसरी नदी अगर हम बात करें तो वो है क्रमु। ठीक है, क्रमु जो आज की डेट में क्या कहलाती है, खुर्रम। आज की डेट में ये क्या कहलाती है, खुर्रम। अब इसके अलावा तीसरी नदी जो है वो है गोमती। वो क्या है, गोमती नदी है, जो आज की डेट में गोमल कहलाती है। क्या कहलाती है, गोमल कहलाती है। पहले के समय में उसका एशियन नेम क्या था, गोमती, जो आज की डेट में क्या कहलाती है, गोमल कहलाती है। और इसके अलावा एक और नदी है जो है सुवास्तु। ठीक, सुवास्तु जो आज की डेट में अगर कहा जाए तो स्वात कहलाती है। ठीक, तो ये 4 नदी हैं जो अफगानिस्तान में बहती हैं, और इनके बारे में ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वो नदियां हैं जो, इससे ये पता चलता है कि आर्यंस का रिलेशन अफगानिस्तान से भी रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा खुब्बा क्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन द ऋग्वेद। मतलब कि युद्ध का देवता किसे कहा गया है ऋग्वेद में। पहला ऑप्शन अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सूर्य, या चौथा वरुण। इसका सही आंसर क्या होगा, इंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा, इंद्र। ठीक है, तो इंद्र को क्या माना गया है, युद्ध का देवता, वॉर गॉड माना गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको इंद्र के बारे में यह भी पता होगा कि ऋग्वेदिक काल में, प्री वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट देवता माने जाते थे इंद्र। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा भजन इनके ही मेंशन है ऋग्वेद में, जो मैंने आपको संख्या बताई थी 250, 250 मैंने आपको बताया था कि 250 होम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्र। ठीक है, तो ये इंद्र को क्या मानते थे, इंद्र को ये एक तरीके से जो है युद्ध का देवता मानते थे।
इसके अलावा क्योंकि आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि ये इंद्र भगवान को इसलिए भी ज्यादा मानते हैं क्योंकि बहुत सारे युद्ध जो हैं वो इन्होंने इनकी सहायता से या इनकी मदद से, ऐसा ये मानते हैं कि इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो इनके जो युद्ध के देवता रहे हैं गॉड ऑफ वॉर, वो कौन रहे हैं? इंद्र। ठीक है, इसके अलावा इनको रेन गॉड भी माना जाता था, बारिश करने वाले, आज भी माना जाता है इंद्रदेव को। तो इंद्र इसका सही आंसर है, जिनको वॉर गॉड माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हुम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू। सबसे ज्यादा हुम्स ऋग्वेद में किसके हैं? अग्नि, वरुणा, विष्णु या यमा? यमा मतलब यमराज। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा अग्नि। मैंने आपको बताया था कि जो भजन है सबसे ज्यादा, एक तो सबसे पहली बात देखिए इसमें अग्नि आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कहीं भी इंद्र नहीं दिया। अगर इंद्र होता तो सही आंसर क्या होता? इंद्र होता। जो मैंने अभी आपको बताया कि 250 हिम्स जो है ऋग्वेद में वो किसको डेडिकेटेड है? इंद्र भगवान को। लेकिन अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि दूसरी सबसे ज्यादा हिम्स डेडिकेटेड है ऋग्वेद में अग्नि से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था इंद्र के बाद जो दूसरे प्रमुख देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अग्नि, जिनके बारे में 200 भजन जिनको डेडिकेट किए गए हैं ऋग्वेद में। 200 मैंने आपको संख्या बताई थी, इसका क्या था? 250 था और इसका क्या था? 200। क्लियर? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हुम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू अग्नि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक। गायत्री मंत्र जो है ये किस किताब में दिया है? पहला ऑप्शन है उपनिषद, सेकंड ऑप्शन है भागवत गीता, थर्ड ऑप्शन है ऋग्वेद या चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा है। इसमें जो तीसरा मंडल है, अगर हम बात करें जो तीसरा मंडल है उसमें क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल जो है, और ये गायत्री मंत्र किसने लिखा है? ऋषि विश्वामित्र ने। मैंने आपको बताया था तीसरा मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। और ये कहां मेंशन्ड है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो गायत्री मंत्र कहां है? ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वॉज। मतलब कि जो ऋग्वेदिक काल में जो असेंबली हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था 3 तरीके की असेंबली हुआ करती थी। एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, ठीक है, और तीसरी क्या होती थी अगर हम बात करें तो विधाता। 3 तरीके की असेंबली हुआ करती थी। तो इनमें से कौन सी ऐसी असेंबली है जो जुडिशियल फंक्शन का काम करती थी? ठीक है, जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि जो कानूनन जो है जस्टिस देने का काम करती थी या न्याय देने का काम करती थी। पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विधाता, चौथा है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा बी, सभा। सॉरी, ए, सभा। ठीक है, मैंने आपको बताया था सभा यहां पर जो ट्राइबल में जो बुजुर्ग लोगों की सभा हुआ करती थी, ये जो सभा हुआ करती थी ये एल्डर्स की सभा हुआ करती थी, मतलब ये बुजुर्ग लोगों की सभा हुआ करती थी। ठीक है, जिसको हम सभा कहते थे। समिति का काम क्या था? आपको याद है, राजा का चुनाव करना। ठीक, तो सभा की अगर बात करें तो इनका काम था जुडिशियल फंक्शन, न्याय देना। चूंकि ये लोग सीनियर लोग हुआ करते थे, एल्डर लोग हुआ करते थे, तो इनको अनुभव ज्यादा था, इसलिए सभा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आप न्याय करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सभा। ठीक है, जो जुडिशियल फंक्शन का काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें, आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। देखिए आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले कहां मेंशन किया गया, जिसको हम जीवन का विज्ञान कहा जाता है आयुर्वेद को, ये कहां मेंशन किया गया? आर्यणका, सामवेद, यजुर्वेद, या इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, अथर्ववेद। क्योंकि अथर्ववेद के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैं अथर्ववेद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, चार्म्स एंड स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स, मतलब जादुई तरीके से या जड़ी बूटी के तरीके से चीजों को ठीक करना। आयुर्वेद में भी देखिए यही होता है। इनकी मेडिसिन क्या होती है? जो नेचुरल चीजें होती हैं उससे बनाई जाती है।
ठीक है। तो इसके बारे में जो सबसे पहले मेंशन किया गया है वो किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये जो आयुर्वेद आया है इसके बारे में सबसे पहले कहाँ मेंशन किया गया है? अथर्ववेद में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, अथर्ववेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऋग्वेदिक रिलीजियन वॉज, ऋग्वेदिक धर्म जो रहा है उसमें जो धार्मिक चीजें रही हैं वो कैसा रहा है? सबसे पहला है पॉलीथियस्टिक, दूसरा है मोनोथियस्टिक, तीसरा है मोनिस्टिक, या चौथा है लाइब्रेटेरियन। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बताया ऋग्वेदिक काल में एक देवी देवता के बारे में नहीं पूछा गया है, कई सारे देवी देवता रहे हैं। मैंने आपको बताया था इंद्र भी रहे हैं, फिर उसके बाद हम वरुण की बात करें, अग्नि की बात करें, मतलब वहां पर मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा की जाती थी ऋग्वेद में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा पॉलीथियस्टिक। ठीक है, पॉलीथियस्टिक का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब कई सारे देवी देवताओं को पूजना। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे हिंदू समाज में आज भी पॉलीथिज्म है। पॉलीथिज्म का मतलब ही यही है कि हमारे एक देवी देवता नहीं है, हम कई देवी देवताओं को पूजते हैं। हम शिव जी को भी पूजते हैं, हम बजरंग बली जी की भी पूजा करते हैं, हम रामचंद्र जी की भी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं, हम कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आज की डेट में भी हमारा जो रिलीजियन है वो कैसा है? पॉलीथिज्म वाला। तो ऋग्वेदिक काल में भी कौन सा रिलीजियन था? पॉलीथियस्टिक। मोनोथियस्टिक का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही देवी देवताओं में माना करते हैं। ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो इस्लाम है, ठीक है, जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, उनका मोनोथिज्म है। या हम क्रिश्चियन की बात करें तो उनका भी क्या है? मोनोथिज्म है, उनके एक ही देवी देवता है। ठीक है, उनके एक ही देवता है, वो एक ही को मानते हैं। हमारा क्या है? पॉलीथिज्म, हम मल्टीपल देवी देवताओं को मानते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहां पर आकर के आज की हमारी क्लास खत्म होती है। हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस किए हैं। आप बिलीव करिए ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक, आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहां पर आकर के हमारा आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस और करेंगे। ये 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि हमें किस चीजों से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारी ये इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी, चलती रहेगी जब तक हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर देते। ठीक है, तो और अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं एक एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपको दूंगा। ठीक है, सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।